वेलकम टू लेजिट प्रेप योर गेटवे टू सक्सेस। तो हमने अभी तक लीगल मैगज़िम्स कवर किए थे। जितने भी लीगल मैगज़िम्स हमने कवर किए थे उसमें हमने पीवाईक्यूज़ को इतना रेफ़र नहीं किया था जितना जनरल अंडरस्टैंडिंग को समझा था। बट एट द एंड ऑफ द डे क्या इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जो आएगा, है ना। एग्ज़ाम में जो आएगा, अगर हम उस चीज़ को नहीं समझ पाए, उन कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझ पाए, उनके पैटर्न्स को नहीं समझ पाए तो कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि लीगल मैगज़िम्स तो बहुत सारे हैं, आप चाहे कितना भी कर सकते हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें समझना है कि वो लीगल मैगज़िन्स जो फ्रिक्वेंट होते रहते हैं। अगर आपके पास 300 लीगल मैगज़िन है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 300 लीगल मैगज़िन को उतना ही टाइम दोगे रिवीजन के लिए। नहीं, हमें उन मैगज़िन्स पे ज़्यादा फोकस करना है जो ज़्यादा बार आए हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये समझने के लिए यही है कि हम पी वाई क्यूज़ को एनालाइज करें, पी वाई क्यूज़ को समझें कि कौन कौन से मैगज़िन्स जो है रिपीट हुए हैं। तो चलिए आज देखते हैं मैगज़िन्स कौन कौन से आए हैं। तो पहला है प्राइमा फेसी। प्राइमा फेसी जो है आपका, जैसे यहाँ पे लिख दिखा है, क्लैट 2008 में आया था। बहुत बार क्या होता है, जामिया, क्लैट, एलेट और इन्हीं सब से कॉपी करता है और इन्हीं सब का मटेरियल जो है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके या उसे वर्बैटम ऐसे ही कॉपी करके डाल देता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना चाहिए उस चीज़ का। तो प्राइमा फेसी जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। प्राइमा फेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट विच कम्स फॉर एट फर्स्ट व्यू, द फेस विच इज़ यंग। आपके पास 4 ऑप्शन है ना। इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज़ करना होता है कि कौन सा सही है। तो प्राइमा फेसी, ये एक न्यूज़पेपर में टर्म बहुत बार आता है कि प्राइमा फेसी ओपिनियन इज दिस, प्राइमा फेसी इट अपीयर्स लाइक दिस। यानी कि सीधी सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो हो नहीं सकती। हम उसे बहुत बार क्या बोल रहे हैं, प्राइमा फेसी इट अपीयर्स लाइक दिस। सिमिलरली द फेस दैट इज़ यंग, उसका कुछ लेना देना नहीं है। तो आपके पास दो ही बच जाते हैं अब ऑप्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट और द फेस दैट इज़ यंग तो हट गया। यानी कि दैट विच कम्स फर्स्ट एट फर्स्ट व्यू, द प्राइमा फेसी इट लुक्स लाइक दिस। तो यानी कि जैसे ही आपको पता चला कि भाई ऐसा ही दिख रहा है देखने में, तो आपको पता चल गया कि आपका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी एट फर्स्ट व्यू करेक्ट हो जाएगा हमारा। क्यों? बिकॉज प्राइमा फेसी देख के ही ऐसा लग रहा है कि भाई यही होगा, लेकिन एक्चुअली में हो या ना हो वो बाद में पता चलेगा इन्वेस्टिगेशन के बाद। फिर है साइन डाई। साइन डाई, अब देखो इसको हमें कंफ्यूज नहीं करना है। एक और मैगजीन होता है सिने क्वा नॉन। तो सिने क्वा नॉन जो होता है, यानी कि वो बताता है कोई चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है, लेकिन यहाँ पे साइन डाइन दिया हुआ है। ठीक है, ये सारे लैटिन वर्ड्स हैं। लैटिन वर्ड्स जो हैं इनको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको, क्योंकि क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं उनका हर बार मीनिंग सेम नहीं रहता, उनका वर्ड्स कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंडेंट रहता है और चेंज होते रहता है। तो साइन डाई यानी कि यहाँ पे विदाउट सेटिंग अ फिक्स डे, विदाउट सेटिंग अ फिक्स डे हमारा करेक्ट हो जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट जो है उनको पता नहीं होता, कोर्ट को नहीं पता होता कि वो कब बैठ पाएगी, क्योंकि क्या पता मान लो आज ही फिलहाल स्ट्राइक चल रहे थे तो नहीं पता, राइट, लॉयर्स नहीं आ रहे हैं। बहुत बार प्रोसीडिंग्स के इश्यू हो जाते हैं, बहुत बार पब्लिक हॉलीडे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, या ये नहीं पता होता कि एविडेंस कब तक कलेक्ट होगा दूसरी पार्टी से। तो उन पर्टिकुलर केसेस में केस कोर्ट क्या करता है, बोल देता है कि चलो भाई ठीक है, साइन टाई का प्रिंसिपल अप्लाई करके कोई फिक्स डे नहीं देंगे, बोल देंगे कि भाई इसी हफ्ते या अगले हफ्ते तुम्हें बुला लेंगे। यानी कि यहाँ पे कोई मीटिंग जो होती है या जो भी प्रोसीडिंग्स होती है उसे एडजर्न तो कर दिया जाता है, यानी कि उसे स्थगित कर दिया जाता है अभी के लिए, लेकिन उसका कोई फिक्स डेट नहीं बोला होता है। जनरली ये लेजिस्लेटिव सेशंस में ज़्यादा चलता है, पार्लियामेंट्री एंड ऑल। बोलते थे कि भाई चलो ठीक है अभी मामला ठंडा होने दो, उसके बाद थोड़ा कभी देखेंगे। अब वो डेट फिक्स नहीं करते हैं, लेकिन वो बोलते थे चलो ठीक है मानसून सेशन में देखेंगे। तो वो क्या है, साइन डाई, यानी कि विदाउट सेटिंग ऑफ फिक्स डे। अब फिर आपके पास आता है बोनाफाइड। तो बोनाफाइड मतलब कि हमने ये डिस्कस किया हुआ है, राइट। बोनाफाइड, बोनाफाइड का मतलब क्या होता है, बोनाफाइड का मतलब सीधा होता है गुड फेथ। तो यानी कि आपने गुड फेथ कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया। अब आता है आपका स्टेटस को। स्टेटस को अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको हम रैदर लीगल की तरह देखना भी नहीं चाहिए स्टेटस को। क्यों? क्योंकि हम आए दिन इसे न्यूज़पेपर में देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि भाई स्टेटस क्या है। एटलीस्ट अगर आपने क्यों नहीं सुना है तो आपने स्टेटस तो ज़रूर सुना होगा। तो स्टेटस को का मतलब ही यही है कि भाई कोई आपकी स्थिति के बारे में पूछ रहा है। सीधी सी बात है, जब स्थिति के बारे में आपसे कोई पूछ रहा है तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें कंडीशन चाहिए। कंडीशन यहाँ पे कहीं मिल रही है, यहीं पे मिल रही है। प्रेजेंट कंडीशन क्या है, लीगली वैलिड तो हो नहीं सकता क्योंकि स्टेटस इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, तो वो चला गया। सिमिलरली साइड रिमार्क्स चला गया। सोशल पोजीशन एंड प्रेजेंट कंडीशन जो था थोड़ा बहुत क्लोज कह सकते हो, लेकिन स्टेटस को जो है उसका मतलब होता है कि एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है, यानी कि प्रेजेंट कंडीशन क्या है। सोशल पोजीशन तो फ्लक्चुएटिंग करते रहती है, हमें थोड़ी ना पता चल रहा है कि आज जो है वही पोजीशन आपकी बाद में भी रहेगी। तो इसीलिए प्रेजेंट कंडीशन स्टेटस को जो है, तो वो हमारा करेक्ट हो जाता है।
फिर आता है दे जूरे। दे जूरे मतलब कि उसका मतलब क्या होता है, तो हमने डिस्कस किया था दे जूरे एंड दे फैक्टो पोजीशन। दे जूरे पोजीशन क्या होता है, दे जूरे एंड दे फैक्टो बहुत ही इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। मेलाफाइड को पहले कवर कर लेते हैं। मेलाफाइड को सीधा इन बैड फेथ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बोनाफाइड क्या है, बोनाफाइड का गुड फेथ था, तो फाइड का मतलब हम समझ आ गया है कि फेथ होता है, यानी कि बोना का मतलब गुड, मैला का मतलब यानी कि मैलिस यानी कि बैड। अब दे जूरे और दे फैक्टो में क्या होता है कि दे जूरे यानी कि ये चीज़ लीगली वैलिड है। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे हाथ में एक पेन है, वो पेन क्या है, मेरे हाथ में है, उसका मेरे ऊपर मतलब मेरा उस पेन के ऊपर क्या है, दे फैक्टो पोजीशन है, यानी कि फिजिकल पोजीशन है। मतलब वो मेरे हाथ में है पेन, मैं होल्ड कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर रहा हूँ उस पेन को, यानी कि मैंने अभी अपने हाथ में संभाला हुआ है। तो किसके हाथ में पोजीशन है, किसके हाथ में वो है बिलोंगिंग, मेरे हाथ में है। लेकिन मैं उसका उस पेन का ओनर भी हूँ, तो उस पेन का मालिक भी हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगा, दे जूरे, यानी कि लीगली मेरे पास पोजीशन है। यानी कि अगर मैं अपना पेन आपको दे दूँ या किसी दोस्त को भी दे दूँ, फिर भी वो दे फैक्टो पोजीशन मेरे पास भले ही ना हो, मतलब कि फिजिकली मेरे पास अब वो पेन मेरे हाथ में तो नहीं है, वो आपके हाथ में है, लेकिन फिर भी मालिक कौन है उस पेन का, मैं ही हूँ। तो यानी कि दे जूरे पोजीशन जो है यानी कि लीगली रिकॉग्नाइज्ड राइट होता है, और दे फैक्टो पोजीशन यानी कि फिजिकल पोजीशन होता है। तो दे जूरे यानी कि यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है, सीधी सी बात है, एज पर लॉ होगा। अब आता है प्रो रेटा। प्रो रेटा जो है मतलब कि एट द रेट ऑफ इनकोटेड रेट इन प्रोपोर्शन बियॉन्ड ऑन प्रोपोर्शन, है ना, प्रो रेटा। अगर आप प्रो रेटा को ध्यान से एनालाइज करोगे तो प्रो रेटा, एक आपने वर्ड सुना होगा रेट। रेट हम सब सुनते रहते हैं, हम पूछते हैं कि भैया भाई रेट किसका है, कितने सामान का क्या रेट है ऑन। तो प्रो रेटा में भी मतलब कि यही चीज़ होती है। प्रो रेटा में क्या होता है कि हम पूछते हैं कि भाई अगर तुम लेट्स से मान लो कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, इन्वेस्टर है किसी कंपनी में, वो इन्वेस्ट कर रहा है, सीधी सी बात है, वो देखेगा कंपनी का क्या ग्रोथ है, कितना स्कोप है, कितना प्रोस्पेक्ट है ग्रोथ करने का। तो अगर इन्वेस्टर कोई शेयर खरीदता है इन द मिडल ऑफ द ईयर, तो उसके जो डिविडेंड्स होते हैं, उसके जो भी मतलब प्रॉफिट्स होते हैं, उसको हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो उसके जो भी डिविडेंड्स होते हैं वो डिवाइड हो जाता है एक प्रपोर्शन में, यानी कि उसको पे किया जाता है प्रोरेटा में फॉर द मंथ्स दे हेल्ड देम। यानी कि अगर मान लो मैंने 12 मंथ के लिए 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की किसी कंपनी में और शेयर बाई कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे को डिविडेंड्स मिलेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि मैंने आपकी कंपनी में पैसा लगाया तो आप मेरे को वापस तो दोगे ना पैसा। तो जो डिविडेंड्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, मेरे को प्रो रेटा मिलेंगे। मान लो कंपनी को 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, 2 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो अगले साल जो है मेरे को कैसे मिलेगा वो प्रॉफिट्स। ऐसा थोड़ी ना एक बार में 2 लाख दे देंगे, भाई कितने लोग को पे करना होता है कंपनी को, तो वो प्रो रेटा के अकॉर्डिंग देंगे, वो 2 लाख को डिवाइड करेंगे 12 मंथ से, और उसके बाद फिर आपको वो डिविडेंड्स देंगे। तो यानी कि उसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे, प्रोपोर्शन, वो प्रोपोर्शन में दे रहे हैं, है ना, तो इन प्रोपोर्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वाइस वर्सा, अब वाइस वर्सा जो मोर लाइक, देखो आपने कभी सोचा होगा, सोचा भी नहीं होगा कि ये लीगल टर्म है, क्यों, क्योंकि वाइस वर्सा हमारे दिन अगेन साइंस में बहुत बार देखते हैं कि वाइस वर्सा वही इफेक्ट होगा। पॉलिटिकल अगर आप आर्टिकल्स देखोगे तो उसमें ही बहुत बार ये यूज़ होता है। तो वाइस वर्सा का मतलब ये है कि जब हम चीज़ बोलते हैं कि भाई अगर तुम मेरे लिए करोगे तो मैं भी तुम्हारे लिए वो करूँगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ए को बी पसंद है तो बी को भी ए पसंद है, यानी कि वाइसा वर्सा, है ना। अगर हम जो चीज़ को रिपीट नहीं करना चाहते और रिवर्स दिखाना चाहते हैं तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, वाइस वर्सा, यानी कि द अदर वे राउंड सिंपली। अब आता है अब इनिशियो। तो अब इनिशियो यानी कि इसका टर्म जो है आपने बहुत बार देखा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, क्या होता है, वॉइड अब इनिशियो। तो जनरली हमें पता है कि वॉइड एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं होते, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसे अलाउ नहीं करता है। अब वॉइड अब इनिशियो का मतलब होता है समथिंग फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, है ना, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ, यानी कि समथिंग दैट इज वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, यानी कि वो इन्फोर्सेबल ही कभी नहीं है। क्यों, क्योंकि लॉ ने ही उसे बोला हुआ है कि भाई या तो वॉइड है या फिर वो कभी फोर्सिबल नहीं है, वैलिडिटी उसकी हो ही नहीं सकती। लाइक फॉर एग्जांपल माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, वॉइड अब इनिशियो, यानी कि वो शुरुआत से ही गलत है, वो कभी भी वैलिडिटी उसको नहीं मिल सकती। और अगर मान लो आप इन्फोर्स कराने जाओगे उस कॉन्ट्रैक्ट को तो बोलेगा नहीं भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकता था, ये वॉइड अब इनिशियो है। लेकिन वहीं पे फिर दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वॉइड। तो वॉइड का मतलब जरूरी नहीं वॉइड अब इनिशियो, वॉइड अब इनिशियो इंक्लूड कर सकता है लेकिन जरूरी नहीं है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मान लो ए ने बी के साथ एक प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुम्हें थोड़े बहुत गुड्स सप्लाई करूंगा, और वो गुड्स क्या हुआ, अचानक से गवर्नमेंट ने सीज कर लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी ले आई जिसके अंदर वो ऑक्यूपाई करने लग गए, लेट से आर्टिकल 39 के अंदर, 39B के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, वो इम्पॉसिबल हो गया आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना। अब इम्पॉसिबल हो गया तो सीधी सी बात है भाई, अगर परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है तो यानी कि वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इनिशियो नहीं है, यहाँ पे वॉइड हुआ है बस। तो वॉइड अब इनिशियो लेंगे फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो अब इनिशियो का मतलब क्या होगा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इटसेल्फ। फिर आता है देखो मेलाफाइड तो हमने कर ही लिया, तो आई थिंक ये रिपीट हो गया है, कोई नहीं, बैड इंटेंशन यहाँ पे होगा, सीधी सी बात है।
अब अगर आप एल को देखोगे, एल है ना, तो एल जो है मतलब कि क्रिमिनल लॉ में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। क्रिमिनल लॉ में क्यों यूज़ करते हैं? मान लो आप कोर्ट में हो, कोर्ट में मतलब कि उससे पूछा जाता है कि भाई देखो तुम वहाँ पे भी थे, तुम क्राइम से भी जा रहे थे, और तुम्हारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो तुम ही ने किया होगा। मतलब लग रहा है कि उसका बहुत ही स्ट्रांग मोटिव है किसी के पास, तो उसी ने क्राइम किया होगा। सर्कमस्टांशियल एविडेंस अपने आप में इनफ नहीं होता, लेकिन लगता तो है ही ना चार्जेस। तो अगर वो यहाँ पे एक्यूज जो है डिफेंस ले आते, अपने दोस्त को ले आते, या किसी को भी ले आते जो उसको प्रूव कर दे कि नहीं भाई वो तो वहाँ पे था ही नहीं, वो कहीं और था, तो क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, उसको हम कहेंगे एल। तो एल का मतलब ये नहीं होता विदाउट एनी एक्सक्यूज, क्योंकि ये तो उसका पूरा एंटीथेसिस हो गया। सिमिलरली नोवेयर ऐसा थोड़ी ना है, कोई भी पर्सन किधर तो होगा ही, नोवेयर थोड़ी ना हो सकता है। तो नोवेयर भी नहीं हो सकता, एवरीवेयर भी नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा? वो इलस्वेयर है ना, कहीं और था, वहाँ पे नहीं था, बस कहीं और था। उसके बाद आता है टैबुला रासा। टैबुला रासा, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने इतना नहीं सुना होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है थोड़े मतलब कि इतना यूज़ नहीं होते, इन द सेंस कि लॉ में तो यूज़ होता ही है, लेकिन न्यूज़पेपर में आपने नहीं सुना होगा। तो टैबुला रासा जो है इसका मतलब होता है क्लीन स्लेट। तो ये जनरली जुवेनाइल जस्टिस केसेस में होता है। अब देखो जुवेनाइल जो है मतलब कि जब वो क्राइम करते हैं तो उनकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है। लेट्स से मान लो कि 16 ईयर ओल्ड है, किसी 16 ईयर ओल्ड ने अभी क्राइम किया, तो उसकी क्या है, पूरी अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, राइट? 80 ईयर्स पड़े हुए हैं लेट्स से। एक्सपेक्टेंसी का अकॉर्डिंग भी जाओगे तब भी 60 ईयर्स तो एटलीस्ट है ही। अब 76 हो गई ना लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि भाई चलो यार ठीक है, तुम यंग हो, तुम्हारे में इमेच्योरिटी थी, तुमने नहीं सोचा होगा इतना, तो इसीलिए कोर्ट्स जो है उनको कंसिडर करते हैं, और कोर्ट्स जो है बोलते हैं भाई चलो ठीक है, तुम अब एक क्लीन स्लेट से जाओगे, यानी कि तुम्हारा जितना भी क्रिमिनल रिकॉर्ड था उसको हम क्या करेंगे, दबा के रख देंगे। यानी कि तुम्हें डिस्क्लोजर की जो मैंडेट होती है जनरली, मान लो आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस फाइल हुआ है, ठीक है, आप पे कोई भी चार्ज लगा और आपको कन्विक्ट किया गया, तो आपको बताना पड़ता है। जब भी आप सेंटेंस सर्व ही कर लो उसके बाद भी आपको बताना पड़ेगा, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये क्राइम किया है और मेरे पे यह चार्ज है। तो आपका स्लेट कभी भी क्लीन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे जुवेनाइल के केसेस में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे टैबुलर रासा का कॉन्सेप्ट लगता है। जनरली नॉन हीनियस केसेस में ही लगता है, हीनियस केसेस में नहीं लगता है। तो वहाँ पे क्लीन स्लेट उनको दे दी जाती है कि चलो भाई ठीक है, अब तुम जा रहे हो सोसाइटी में वापस, तो आराम से अपना जाओ, फ्रेश एक स्टार्ट है। तो जितना भी तुम्हारा क्रिमिनल रिकॉर्ड है एडल्टहुड तक वो इरेज कर दिया जाएगा, जिससे कि तुम्हारे पास सारी अपॉर्चुनिटी हो कि तुम जितनी भी जॉब लेना चाहते हो अच्छे से ले सको, सोसाइटी को प्रोडक्टिवली सर्व कर सको। तो उसी को हम कहते हैं टैबुलर रासा का कॉन्सेप्ट, क्लीन स्लेट। फिर आता है कार्टे ब्लांच। तो कार्टे ब्लांच जो है मतलब कि वो अगर आप देखोगे तो कंप्लीट डिस्क्रिशन के बारे में बात करता है। कंप्लीट डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? देखो डिस्क्रिशन पहली बात हमें समझना ज़रूरी है। कंप्लीट डिस्क्रिशन हम तभी समझेंगे जब हम डिस्क्रिशन को समझेंगे। तो जनरली एक लेजिस्लेशन होता है ना, एक लेजिस्लेशन होता है, एक लॉ होता है। जब कोई लॉ बनता है, लेट्स से मान लो लॉ ए बना, तो उसके एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस होते हैं, उसके स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, है ना, रूल्स होता है, गाइडलाइंस होता है, जो भी होता है, और उसको सब लोगों को फॉलो करना होता है। रूल को फॉलो करेंगे तभी तो मतलब पूरी सोसाइटी चलेगी, तभी तो सिस्टम चलेगा। और जजेस जो है वो इंटरप्रिटेशन जो करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग करते हैं? आफ्टर ऑल वो देखते हैं भाई जो भी स्टेचू में आया है, यानी कि मान लो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में आया है, सीपीसी में आया है, जैसे आया है वैसे उसको देखते हैं और इंटरप्रिटेशन करते हैं। लेकिन कभी कभार कोई ऐसी नई सिचुएशन आ जाती है कि जिसके रिगार्डिंग कोई लॉ ही ना हो, क्या पता। यही तो हुआ थर्ड जेंडर के केसेस में, नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, या जो भी मतलब केसेस आए, तो उस समय ये लॉज नहीं थे हमारे पास, है ना, रिगार्डिंग पूरे फुल तरह से लॉ नहीं थे जो कवर कर रहे थे सारे ब्रांचेस को, सारे डोमेन्स को, रिगार्डिंग द आइडेंटिटी एंड द सेल्फ आइडेंटिटी इशू। तो वहाँ पे डिस्क्रिशन यूज़ करना पड़ता है। तो कार्टे ब्लांच बात करते हैं कि कंप्लीट डिस्क्रिशन, यानी कि जहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिशन दी गई है, अनरिस्ट्रिक्टेड पावर है, फुल अथॉरिटी है। तो बहुत बार क्या होगा कि आप देखोगे लाइक जैसे कुछ कुछ केसेस में प्राइम मिनिस्टर या जो भी मतलब ये हेड्स ऑफ द स्टेट है, इनको फुल अथॉरिटी दी गई है, यानी कि इनको कोई रूल बाउंड नहीं करता उस चीज़ के रिगार्डिंग कि कुछ भी चाहे कर सकते हैं। तो ये क्या है, कंप्लीट डिस्क्रिशन, इनको कोई भी मतलब अथॉरिटी रोकने वाली नहीं है। दे जूरे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया है ना, तो दे जूरे को आई थिंक सेंस नहीं मतलब डिस्कस करने का आगे कंसर्निंग लॉ। फिर है रीजन दे तेरे। तो रीजन दे तेरे यानी कि रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस। तो यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि फंडामेंटल पर्पस क्या है किसी चीज़ का। अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, लेट्स से, राइट, कोई यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है। तो यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है तो क्यों करती है? क्योंकि उसका पर्पस ही है एजुकेट करना, फॉस्टर करना एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ यूथ जो आगे जाके देश को बढ़ाए, प्रोग्रेस करे, उसमें कंस्ट्रक्टिव एफर्ट्स डाले उसके नेशन बिल्डिंग में।
तो ये क्या है, रीजन फॉर एग्जिस्टेंस, यानी कि रीजन तेरे, यानी कि इसका रीजन ही यही है एग्जिस्ट करने का। तो जनरली जब भी मान लो कोई लॉ के बारे में हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि भाई ये लॉ आया तो आया क्यों, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। तो रीजन तेरे का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है। फिर आता है एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो यानी ये आए दिन हम सुनते रहते हैं, है ना, एक्स ऑफिशियो एंड ऑल। अब यहाँ पे फॉर्मर ऑफिशियल दिया है, बाय वर्चू ऑफिस दिया है, आउटसाइड द ऑफिस दिया है। तो आपको देखना है एक्स ऑफिशियो। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो जो है, अब कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे एक्स लिखा है, एक्स का मतलब वो नहीं हो गया कि भाई जो पहले थी, नहीं नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं हो रही। यहाँ पे एक्स ऑफिशियो है। तो एक्स ऑफिशियो क्या होता है, बाय वर्चू ऑफ द ऑफिस, है ना, ऑफिस के मतलब वर्चू ऑफ द ऑफिस की, यानी कि तुम कोई काम कर पा रहे हो या कोई तुम पावर एक्सरसाइज कर रहे हो तो किसके बदौलत कर रहे हो, क्योंकि तुम उस ऑफिस को होल्ड करते हो। अगर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस की पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, डेलीगेट नहीं कर सकता, तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो उस ऑफिस में होल्ड करता है। अब वो अलग बात है कि ऑर्डिनेंस जो है वो पास करता है ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 74, बट स्टिल बाय द वर्च्यू ऑफ द ऑफिस प्रिंसिपल जो है एक्स ऑफिसर में कवर्ड, वो यही बात करता है कि जो भी आप काम कर रहे हो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि आप में पावर्स वेस्टेड है ऑफिस की वजह से, जो भी आप पोजीशन होल्ड करते हो, पब्लिक पोजीशन, गवर्नमेंटल पोजीशन। फिर है अल्ट्रा वायरस। तो अल्ट्रा वायरस को आप थोड़ा इंट्रा वायरस के साथ भी पढ़ सकते हो। इंट्रा वायरस यानी कि जो मतलब लॉ के विद इन है, अल्ट्रा वायरस यानी कि जो लॉ के बाहर है, यानी कि जो पावर के बियॉन्ड है। कभी कभार क्या होता है, स्टेट जो है लॉ बनाने लगता है और पता चलता है वो तो यूनियन लिस्ट में है, वो तो बना नहीं सकता, तो वहाँ पे क्या है, फिर वो उसके बियॉन्ड पावर है। तो वहाँ पे हम अल्ट्रा वायरस जो है, जुडिशरी के पास पावर है कि वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर सकता है, यानी कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है उस लॉ को। तो यानी कि हम क्या कहेंगे यहाँ पे, बियॉन्ड पावर्स। फिर आता है आपका क्विड प्रोको। क्विड प्रोको, तो क्विड प्रोको मतलब कि क्या होता है, ये एक स्पेनिश टर्म से आता है, ठीक है। ओरिजिनली ये स्पेनिश टर्म था क्विड प्रोको। अगर आप कॉन्सेप्ट जाओगे ओरिजिन्स में तो इसका मतलब होता है समथिंग फॉर समथिंग, समथिंग फॉर समथिंग, यानी कि तुम मेरे लिए कुछ करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँगा, सिंपली, है ना। यानी कि हम ये बिजनेस डील में करते हैं कि भाई चलो ठीक है, मैं आपके लिए इतना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ, आप भी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, मैं आपके लिए इतना नीचे आ गया, आप भी तो थोड़ा नीचे आओ, समथिंग फॉर समथिंग, क्विड प्रोको। इंटरवाइवोस, इंटरवाइवोस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ बिटवीन द लिविंग चल रही है, जो भी चीज़ बिटवीन द लिविंग चल रही है। तो ये हम डिस्क्राइब करते हैं, अगर आप टीपीए खोलोगे तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सेक्शन 5, तो उसमें आपको दिखेगा इंटरवाइवोस जो है वहाँ पे बोला गया है टर्म। वो क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बताता है कि जो भी प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन हो रहा है लेट से, है ना, जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ प्रॉपर्टी है लेट से, तो वो किसके बीच हो सकता है, वो लिविंग पर्सन के बीच में हो सकता है। ए भी जिंदा होना चाहिए, बी भी जिंदा होना चाहिए, ये दोनों जब जिंदा हो गए तभी इनके बीच ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो सकता है। ऐसा नहीं कि बी मरा हुआ है और ए जो है ट्रांसफर कर रहा है बी को, तब तो हो ही नहीं सकता। तो यानी कि इंटरवाइवोस का मतलब जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो क्या हो रहा है, बिटवीन द लिविंग हो रहे हैं, बिटवीन द लिविंग जो भी हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। फिर है कॉर्पस ज्यूरिस। कॉर्पस ज्यूरिस, कॉर्पस का मतलब जो है बॉडी। अब ये आप बहुत बार देखोगे अलग अलग टर्म्स के साथ, ठीक है। कॉर्पस ज्यूरिस है यहाँ पे लिखा, कभी कभार आप देखोगे कॉर्पस डेलिक्टो, यानी कि वो क्राइम के बारे में बात करता है, और कभी कभार आप देखोगे कॉर्पस लेजिस। तो कॉर्पस आपको याद रखना है, उसका मतलब होता है बॉडी। तो सीधी सी बात है, बॉडी हमें सिर्फ एक ही में यहाँ पे मिल रहा है, बॉडी ऑफ जजेस है और बॉडी ऑफ लॉ है, बट यहाँ पे ज्यूरिस बोला गया है। अब ज्यूरिस का मतलब ये नहीं होता जजेस। बहुत बार हम लोग समझ लेते कि अरे भाई ज्यूरिस है, अच्छा ज्यूरिस, ज्यूरिस्प्रूडेंस, जुडिशरी, जजेस, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ज्यूरिस जो है वो एक्चुअली में रेफर करता है लॉ को, वो लॉ की स्टडी के बारे में बात करता है, तो इसलिए बॉडी ऑफ लॉ है। अब वोल्वो, वोल्वो जो है मतलब कि गाड़ी वाली बात नहीं कर रहे, वोल्वो गाड़ी होती है हमें पता है, लेकिन वोल्वो जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो कौन सा बात कर रहे हैं, वोल्वो हम बात कर रहे हैं आई रोल, है ना, आई रोल। उसके बाद आता है चलो इंटरवाइवोस तो हमने कर ही लिया, है ना, इंटरवाइवोस तो हमने कर लिया, अ ट्रांजेक्शन मेड बिटवीन लिविंग पीपल, तो वो हो गया हमारा। फिर आता है क्वांटम रेमी फैक्टर्स। अब देखो क्वांटम, क्वांटम जो वर्ड है अपने आप में वो ऑलरेडी एक अमाउंट को रेफर करता है, ठीक है। क्वांटम मेरियट का भी एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो अभी आपको जाना नहीं है उसमें, बट क्वांटम क्वांटिटी से आता है, सीधी सी बात है, क्वांटिटी आपको पता है ना, क्वांटिटी तो आए दिन मैथमेटिक्स में हम डील करते हैं, तो अमाउंट को रेफर करता है। अब क्वांटम रेमी फैक्टर्स, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करिए, क्वांटम रेमी फैक्टर्स। तो सीधी सी बात है कि आपको समझना है कि भाई क्वांटम रेमी फैक्टर्स अगर कोई बोल रहा है तो क्या ही बोल रहा होगा, है ना। तो क्वांटम रेमी फैक्टर्स का मतलब होता है द
अमाउंट ऑफ डैमेजेस सफर्ड, यानी कि अगर किसी ने मान लो कोई सफ़र किया है डैमेजेस या कोई भी इंजरी हुई है लेट से किसी केस में, तो कितना सफ़र किया है। अगर कोई किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है और किसी पार्टी ने उसकी वजह से सफ़र किया है, तो कितना सफ़र किया है, कितने डैमेजेस हुए हैं, उसको हम बोलते हैं क्वांटम रेमी फैक्टर्स। कि भाई तुम्हें कितना लॉस हुआ है बताओ तो ज़रूर, तभी तो तुम्हें कंपनसेशन देंगे, तभी तो तुम्हारे रिकवर कराएंगे उस चीज़ के रिगार्डिंग। फिर आता है मैलुस। तो जैसे देखो अभी तक हम डील करते आ रहे, तो मैलुस का मतलब क्या होगा, हार्मफुल ही होगा ना, सीधी सी बात है भाई। मैलिस, मैला, मैलिस, है ना, मेलोवेलेंट, ये सारे के सारे टर्म्स जो है ये क्या है, ये वेरिएशंस ही है एक दूसरे के, तो सबका सब जो है इंटेंट नेगेटिव ही है। फिर शराड। शराड जो है मतलब कि आए दिन अगेन देखो, आप देखोगे तो न्यूज़पेपर में आते रहता है ये वर्ड ऐसा नहीं कि नहीं आता है। तो चराड यानी कि मतलब बोलते नहीं है कि अरे भाई ये तो बस कहने की बातें हैं, बस इलेक्शन के लिए चराड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, प्रिटेंस हो रहा है ना, यानी कि बस मतलब ऐसे ही दिखावे के लिए। फिर है ओरोफियस कॉन्फ्लिक्ट, ऑट्रोफियस कॉन्विक्ट, यानी कि जो कॉन्विक्ट जो है, ओट्रोफियस कॉन्विक्ट यानी कि जो पहले ही ऑलरेडी कन्विक्ट हो चुका है उसको आप दोबारा उसी चीज़ के लिए कन्विक्ट नहीं कर सकते। ये लॉ क्या है, प्रोहिबिट करता है। अगर कोई मान लो फॉर्मली कन्विक्टेड है तो उसी पर्सन को आप सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं करोगे। अगर वो ऑफेंस दोबारा करता है तो उसके लिए वो ट्राई हो सकता है, क्योंकि वो फिर एक अपने आप में नया ऑफेंस बन जाएगा। लेकिन मान लो किसी ने लेट से चोरी की, किसी ने थेफ्ट किया लेट से, तो वो थेफ्ट के लिए पनिश कितनी बार होगा, एक ही बार होगा ना, सीधी सी बात है। मान लो 2 साल की पनिशमेंट है, 2 साल की नहीं है, मैं बस एग्जांपल ले रहा हूँ, तो 2 साल की पनिशमेंट है तो वो कितनी बार होगा, एक ही बार होगा, 2 बार नहीं हो सकता। तो यही बोलता है ओट्रोफियस कन्विक्ट कि फॉर्मली कन्विक्टेड, फॉर्मली कन्विक्टेड। फिर लिस पेंडिस, अगेन ये टीपीए का थोड़ा है, ठीक है, टीपी का है, बस आपको इसमें इतना घुसना नहीं है। लिस पेंडिस का मतलब यही होता है कि पेंडिंग सूट, यानी कि पेंडिंग सूट। तो अ लीगल नोटिस जो है, यानी कि कोई भी अगर आप लीगल नोटिस भेजते हो कि लॉ सूट जो इन्वॉल्विंग प्रॉपर्टी होती है, तो क्या है, ऑन गोइंग है, यानी कि प्रॉपर्टी एंड लिटिगेशन जो है उसके पास एक लिस पेंडिस नोटिस होता है कि भाई चलो ठीक है, ये मैटर अभी पेंडिंग है, कोर्ट में चल रहा है, तो तुम इस प्रॉपर्टी को भी नहीं बेचोगे। क्यों? क्योंकि इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है जो कि कोर्ट में ऑलरेडी चल रहा है। तो जब केस पेंडिंग है तो तुम अपने आप से कैसे मतलब कि इंटरफेयर कर सकते हो जिसके रिगार्डिंग डिस्प्यूट चल रहा है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, लिस पेंडिस, यानी कि पेंडिंग सूट। फिर आता है फॉक्स पैस। तो फॉक्स पैस यानी कि मतलब होता है टैकलेस मिस्टेक, यानी कि टैकलेस मिस्टेक। इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो इसका मतलब होता है एक सोशल ब्लंडर, एक सोशल ब्लंडर। तो अगर मान लो आपने किसी को रॉन्ग नेम से इंटरव्यू में बुला दिया, तो वो क्या है, सोशल ब्लंडर, क्राइम थोड़ी ना है वो, बस भाई आपको लगेगा ऑकवर्ड कि भाई अरे यार मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और मैंने इसको गलत नाम से बुला दिया, अब तो पता चल गया, काम हो गया आपका। फिर है पंक्टम टेम्पोरिस। पंक्टम टेम्पोरिस यानी कि अब देखो पंक्टम टेम्पोरिस यहाँ पे लिखा हुआ है, टेम्पोरिस लिखा हुआ है, आपको लगेगा अरे भाई टेम्पोरिस है, टेम्पररी बना दो, बट ऐसा नहीं है। टेम्पोरिस का मतलब टेम्पररी नहीं है। सिमिलरली टाइमली भी नहीं है। फंक्शनल, अथॉरिटी एंड पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास दो दिया हुआ है। अब देखो पंक्टम टेम्पोरिस, पॉइंट ऑफ टाइम, पंक्टम टेम्पोरिस। टेम्पोरिस का मतलब क्या है, देखो अगेन वो टेम्पोरल की बात में बात कर रहा है। टेम्पोरल मतलब होता है टाइम से रिलेटेड, तो टाइम तो हमें चाहिए, ऐसा नहीं है टाइम नहीं चाहिए, तो इसलिए पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हम किसी भी चीज़ को रेफर करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम से, लाइक फॉर एग्जांपल मान लो कॉन्ट्रैक्ट जो है कब से इफेक्टिव हुआ, तो यानी कि जब से एक्सेप्टेंस हो गई प्रॉपर्ली, दोनों को कन्वे हो गया, तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम को रेफर कर रहा है। फिर आता है पारी पासु। पारी पैसू, तो यानी कि ऑन इक्वल फुटिंग, यानी कि ट्रीटेड इक्वली विदाउट रेफरेंस। तो ट्रीटेड इक्वली विदाउट रेफरेंस यानी कि इसमें बोल रहे हैं कि अगर मान लो कोई भी लेट से 2 एलिजिबल कैंडिडेट्स है किसी पार्टिकुलर पोजीशन के लिए, तो आप दोनों को कंसिडर करोगे इक्वली, दोनों के मेरिट्स को कंसिडर करोगे, रैशनली जज करोगे। ऐसा नहीं किसी को प्रेफरेंस देने लग गए जस्ट बिकॉज यू हैव अ गुड रिलेशंस विद देम। तो पारी पासु यानी कि आपको इक्वल फुटिंग पे देखना है सब लोगों को। फिर जस्ट जेंटियम। जस्ट जेंटियम जो है अगेन थोड़ा बहुत आपने सुना होगा, जस्ट जेंटियम। जस्ट जेंटियम मतलब कि हम कहते हैं कौन से वाले कॉन्सेप्ट को, जो भी लॉ जो है अमॉन्ग द नेशंस उसको हम कहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ है, तो इंटरनेशनल लॉ क्या है, वो गवर्न करता है रिलेशंस बिटवीन द कंट्री। जेनेवा लॉ फॉर एग्जांपल, जेनेवा लॉ हम सुनते हैं, हम सबने सुना है, जेनेवा लॉ किसके अंदर फॉल करता है, जस्ट जेंटियम के अंदर फॉल करता है, यानी कि इट इज़ अ लॉ अमॉन्ग द नेशंस। फिर है बोना वैकेंशिया। बोना वैकेंशिया, ठीक है, तो बोना वैकेंशिया का मतलब होता है गुड्स दैट हैव नो ओनर। गुड्स दैट हैव नो ओनर यानी कि कुछ प्रॉपर्टी है वो उनके कोई ओनर नहीं होता, तो वो क्या हो जाता है, जिनका जो कोई भी मान लो अगर प्रॉपर्टी पड़ी हुई है ऐसी और उसका कोई भी मालिक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, वो सरकार के पास चली जाएगी ना, सीधी सी बात है। यानी कि बोना वैकेंशिया, गुड्स दैट हैव नो ओनर, जो कि वेकेंट पड़ा हुआ है ऐसी, तो गुड्स दैट हैव नो ओनर। फिर साइन डाई। साइन डाई हमने कर ही लिया ऑलरेडी, राइट, साइन डाई हमने कर लिया है, तो मेरे को लगता है आपको याद होगा साइन डाई, एडजर्न विदाउट फिक्सिंग एनी डेट फॉर द नेक्स्ट मीटिंग।
फिर है पर इंक्यूरियम। पर इंक्यूरियम जो है मतलब कि एक मिस्टेकन डिसीजन को हम बोलते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कोर्ट जो है हर रोज़ इतने जजमेंट्स आ रहे हैं भाई, मतलब खुद ही देखो इंडिया में कितने सारे स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स हैं आपके सामने, इतना सारा जजमेंट्स आते रहता है, लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ट्राइब्यूनल से, कितना कोई जानेगा, कितना। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो एवरी पॉसिबल लॉ दैट हैज़ बीन पास्ड, राइट। तो इसीलिए जनरली कोई पढ़ता भी होगा तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के पढ़ते हैं कि भाई पॉसिबल ही नहीं है सबका जानना। तो बहुत बार ऑर्डर पास हो जाता है और पता चलता है कि भाई एक्चुअली में इसके रिगार्डिंग तो कोई लॉ था और इसको कन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मिस्टेकन डिसीजन, यानी कि भाई वो लॉ के इग्नोरेंस में पास हो गया है, तो पर इंक्यूरियम। तो वहाँ पे फिर जजमेंट को अगेन रिव्यू करना पड़ता है। फिर लेक्स लोकी। लेक्स लोकी यानी कि इसका मतलब होता है लॉ, इसको लॉ ऑफ द लैंड भी कहते हैं, लॉ ऑफ अ प्लेस। तो यानी कि जो भी कंट्री में आप रह रहे हो वहीं के आपके लैंड है ना। अगर आप इंडिया में रह रहे हो तो किसका क्या लग रहा है आप पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लग रहे हैं, BNS, BSA, ये सारे लग रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप इंडिया में रह रहे हो। बाय द वर्च्यू ऑफ स्टेइंग इन इंडिया, बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न इन इंडिया, यू आर गवर्नड बाय द रेगुलेशंस, यू आर गवर्नड बाय द रूल्स इस्टेब्लिश एंड इन्फोर्सिएबल बाय द इंडियन स्टेट। तो वहाँ पे लेक्स लोकी यानी कि लॉ ऑफ द प्लेस। फिर आता है मैलस एनिमस। अब देखो, आप मैंने अभी बताया आपको मैलस का मीनिंग, हमने अभी देखा कि मैलस का मीनिंग क्या होता है। तो सीधी सी बात है, जब मैलस का मीनिंग बैड होता है तो हमें क्या देखना है, सिंपली बैड। तो बैड इंटेंशन हमारा यहाँ पे आराम से करेक्ट हो गया। फिर है एनिमस पोसिडेंटी। एनिमस पोसिडेंटी यानी कि इंटेंशन टू पोजेस। अब देखो, मैंने आपको अभी डिस्कस किया था दे जूरे एंड दे फैक्टो पोजीशन के बारे में, तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट इसमें, ठीक है, एनिमस पोसिडेंटी का, कि द मेंटल स्टेट ऑफ वांटिंग टू कंट्रोल प्रॉपर्टी। यानी कि मान लो, इसमें ये नहीं बोल रहे कि आपके पास पोजीशन नेसेसरली है, बस आपके पास इंटेंशन है पोजेस करने का। मान लो मेरे पास एक कार है, उस कार का मैं ओनर हूँ, यानी कि ये कार मेरी है। अब उस कार को मैं पोजेस करना चाहता हूँ, क्या मैं उस कार को रखना चाहता हूँ, वो मेरा इंटेंट दिखाता है, यानी कि वो क्या है, एनिमस पोसिडेंटी। सिमिलरली मान लो कार मेरी नहीं है, मैं उसका मालिक नहीं हूँ, और फिर भी मैं उस कार को पोजेस करना चाहता हूँ, अपने पास रखना चाहता हूँ, ये भी क्या है, एनिमस पोसिडेंटी। यानी कि ये बस इंटेंशन टू पोजेस को बता रहा है कि भाई मेरा डिज़ायर और फोरसाइट है किसी चीज़ को रखने के लिए, यानी एनिमस पोसिडेंटी। वहीं पे अगर हम एनिमस पोसिडेंटी को हटा दें और हम कॉर्पस को ले आए या सिंपल पोसिडेंटी को ले आए, तो वहाँ पे वो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे हम क्या बात करें, बस इंटेंट के बारे में कि भाई डिज़ायर है, इच्छा है तुम्हारी इस चीज़ को रखने के लिए या नहीं। फिर आता है कैविएट वेंडिटर। वेंडिटर वेंडर है ना, वेंडर से थोड़ा रिलेटेड है, तो यानी कि वेंडर कौन होता है, आगे सेलर होता है। तो सेलर है, तो यानी कि सेलर को बिवेयर बोल रहे हैं कि भाई सेलर जो है तुम सतर्क रहो। मतलब तुम ये नहीं बोल सकते कि भाई मैन्युफैक्चरर जो है ना, तो मैन्युफैक्चरर जो है वो लायबल होगा सेलिंग डिफेक्टिंग प्रोडक्ट्स एंड ऑल। क्यों होगा? क्योंकि भाई वो कैविएट वेंडिटर में कवर्ड हो जाता है। वो ये नहीं बोल सकता कि भाई मैं कितना रेगुलेशन रखूंगा, मैं कितना ध्यान रखूंगा, कोई ना कोई तो गलती कर ही देगा मेरा वर्कर। भाई तुम्हारी गलती है, बायर तुमसे एक्सपेक्ट करता है सर्टेन चीज़ें, एक सेफ्टी प्रोटोकॉल्स तुम्हें मानना पड़ेगा वो। तो सेलर जो है तुम बिवेयर रहो, तुम सतर्क रहो, क्योंकि अगर तुम कोई गलती करते हो तो बायर तुम्हें सक्सेसफुली स्यू कर सकता है, क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। अब आता है टर्पिस आर्बिटर। टर्पिस आर्बिटर मतलब क्या होता है, करप्ट जज। तो ये जो है कॉन्सेप्ट ना, अगर आप थोड़ा देखोगे तो इससे रिलेटेड है। एक्सटर्पी कॉजा नन ओरिटर, एक्सटर्पी कॉजा नन ओरिटर एक्टिव, यानी कि फ्रॉम एन इमोरल कॉज देयर अराइजेस नो कॉज ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे टर्पी यूज हुआ है, यहाँ पे क्या यूज हुआ है, करप्ट जज। करप्ट, टर्पी यानी कि इमोरल। तो ये वर्ड्स जो है ना, जितने जितने वर्ड्स आपको मिलते हैं कॉमन, आपको करते जाना है याद। सिमिलरली आर्बिटर जज है, तो ये सब आप जितना याद करोगे, जितना अपने मन में रेफरेंस रखोगे, उतना आपके लिए लीगल मैगजीम्स को सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। वरना इसका तो कोई अंत नहीं है, सबको पता है कोई अंत नहीं है इसका, है ना। फिर है इन पारी डेलिक्टो। इन पारी डेलिक्टो, तो इन पारी डेलिक्टो का मतलब होता है कि जब दोनों ही पार्टीज की गलती होती है, जब दोनों ही पार्टीज की गलती होती है हम क्या बोलते हैं, इन पार्टी डेलिक्टो। तो अगर मान लो बायर एंड सेलर है और बोथ मतलब कि बोथ जो है इंगेज करते हैं किसी फ्रॉड में, तो वो क्या है, गलती वहाँ पे दोनों की मानी जाएगी, है ना, गलती दोनों की मानी जाएगी। फिर है एमिशस क्यूरे। एमिशस क्यूरे का मतलब क्या होता है यहाँ पे, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट। फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, तो यानी कि जो भी फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स का मतलब ये नहीं भाई दोस्त, फ्रेंड्स का मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि भाई जो भी लीगल प्रोफेशनल्स हैं, जो भी बहुत ही अच्छा मतलब कि लॉ के फील्ड में कर रहे हैं, उनको काफ़ी बार बुलाया जाता है कि भाई हमें गाइड करिए कि हम इसके थ्रू, इस केस के थ्रू कैसे करिए। तो जैसे सीनियर सीनियर एडवोकेट्स हैं, उनको काफ़ी बार कोर्ट बुलाती है और उनका एडवाइस मांगती है, क्योंकि जजेस को भी तो मतलब आफ्टर ऑल एडवाइस सीख करना पड़ता है ना। हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो क्या सिस्टम है, एडवर्शियल सिस्टम है, एडवोकेट्स ही तो चलाते हैं सब चीज़। तो एमिशस क्यूरे है, तो एमिशस क्यूरे में फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, है ना, यानी कि कोर्ट जो है यहाँ पे एडवाइस लेती है, बोलती है कि भाई तुम आओ, तुम हमें गाइड करो, तुम हमें हेल्प करो इस मैटर में,
वी अप्रिशिएट योर एडवाइस इन दिस पर्टिकुलर लीगल मैटर। तो एमिशस क्यूरे। फिर आता है फॉक्स पास। तो फॉक्स पास अगेन हमने अभी डिस्कस ही कर लिया, सोशल ब्लंडर है ना। फिर आता है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा हमने डिस्कस किया हुआ है ऐसे, बट स्टिल ओबिटर डिक्टा क्या होता है कि ओपिनियन गिवन बाय द कोर्ट नॉट नेसेसरी फॉर द डिसीजन। अब देखो दो कॉन्सेप्ट होते हैं, रेशियो डेसेंडी एंड ओबिटर डिक्टा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो रेशियो डेसेंडी क्या होता है, किसी भी केस का मेन पॉइंट होता है। लाइक मान लो कोई केस अगर मान लो पास हुआ, लेट्स से, ठीक है, कोई भी जजमेंट मिला, तो उस जजमेंट में जो भी डिसीजन आया डिफेंडेंट के फेवर में या प्लेंटिफ के फेवर में क्यों आया, तो उसका एक रीज़न होता है ना। तो और फिर उससे प्रिंसिपल्स जो निकलते हैं वो क्या कहते हैं, हम रेशियो डिसेंट है, यानी कि उसी की वजह से हम अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जो डिसीजन आया वो क्यों आया। फिर ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा का मतलब क्या होता है कि भाई बहुत बार जजेस जो है बहुत लंबी लंबी जो पैसेजेस लिखते हैं, उसमें कभी कभार जस्ट कोटेशंस डालते हैं, कभी कभार बोलते हैं कि भाई अच्छा ठीक है चलो मैं ये मान रहा हूँ कि ABC के बारे में बात हो रही है, लेकिन मैं D के बारे में भी बात करना चाहता हूँ जो किसी ने नहीं उठाया आज तक। मतलब कि पार्टीज ने खुद नहीं उठाया और जजेस जो है, लेकिन उनको लग रहा है कि D की बात भी होनी चाहिए, सिर्फ ABC की बात हो रही है। तो ये क्या है, ये बाइंडिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई मैटर कोर्ट में नहीं आया है। ये जो है बस उन्होंने अपने मन से लिख दिया, अपने मन से उन्होंने बोल दिया, क्योंकि उनको लगा कि भाई ऐसा भी होना चाहिए। तो वो क्या है, उनका ओपिनियन है बस कोर्ट का। तो वो नेसेसरी नहीं है, वो डिसीजन मेकिंग का उसमें उसका कुछ प्राइमरी रोल नहीं है, तो इसलिए हम वो फॉलो नहीं करेंगे। तो ओबिटा डिक्टा बाइंडिंग नहीं होता है, रेशियो डिसेंडा बाइंडिंग होता है। ठीक है। फिर आता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम क्या है, बेसिकली व्हेन यू गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग टू अदर साइड। तो आपके पास 3 नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स होते हैं, राइट। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, नेमो जुडिक्स एक्स प्रोप्रिया कॉजा एंड रीजन डिसीजन। तो उसी में ऑडी अल्ट्रम पार्टम है, यानी कि भाई आप दोनों साइड्स को सुनोगे, ऐसा नहीं कि बस एक साइड को सुन के आपने डिसीजन कर ले लिया। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि भाई कोई, खुद ही देखो, अगर आप स्कूल में किसी 2 बच्चों से टीचर पूछता है कि भाई किसने ये शरारत की, किसने शुरुआत की, मारपीट की पहले, तो कोई बताता थोड़ी ना है। सब लोग अपना साइड रिप्रेजेंट करते हैं, सब लोग दिखाते हैं कि भाई नहीं, मेरे तरफ से कोई गलती नहीं थी, इसी की तरफ से पूरी गलती थी। तो ये सब क्या है एट द एंड ऑफ द डे, यहाँ पे हमें पता चलता है कि नहीं भाई, दोनों को सुनना पड़ेगा, तभी हमें समझ आएगा। अगर हम दोनों को नहीं सुनेंगे तो जस्टिस नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई ना कोई तो अपनी तरफ से हमेशा लीन एंड बायस दिखाएगा ही। तो इसीलिए गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हियरिंग ऑफ बोथ साइड। इसी का एंटीथेसिस लेकिन एक्स पार्टी का भी कार हो जाता है कि भाई अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम अब्यूज़ करने लग जाओ, तुम तंग करने लग जाओ। तो वहाँ पे एक्स पार्टी का कॉन्सेप्ट भी हमारा रेलिवेंट हो जाता है। एक्स पार्टी में क्या होता है कि भाई अगर मान लो कोई पार्टी को बुला रहे हैं बार बार और पार्टी फिर भी नहीं आ रही है, तो वो क्या है, हम बोलेंगे भाई चलो ठीक है, तुम्हें बहुत अपॉर्चुनिटी दी, तुम फिर भी नहीं आ रहे हो, तुम बस तंग कर रहे हो दूसरी पार्टी को, तो हम तुम्हारे बिना ही ऑर्डर पास कर लेंगे। और फिर आता है लास्टली आपका पर्सोना नॉन ग्राटा। पर्सोना नॉन ग्राटा, तो पर्सोना नॉन ग्राटा हम क्या कहते हैं, एक अनएक्सेप्टेबल पर्सन को। तो ये जनरली एम्बेसीज एंड डिप्लोमेसीज में काफ़ी डिप्लोमेटिक कॉन्सेप्ट है थोड़ा आपका। तो बहुत बार क्या होता है, लेट्स से मान लो एक डिप्लोमेट है और वो डिप्लोमेट आया हुआ है, कंट्री में आते रहते हैं। अब वो 2 कंट्रीज़ के बीच में, लाइक मान लो ए है और यहाँ पे ई है। ए का डिप्लोमेट कंट्री बी में आया हुआ है और ए और बी के बीच क्या हो गया, रिलेशंस बहुत ख़राब हो गए, जिसकी वजह से उन्होंने बोल दिया कि अब से जो है ए का डिप्लोमेट वो पर्सोना नॉन ग्राटा है, यानी कि ही इज़ एन अनएक्सेप्टेबल पर्सन, हम चाहते ही नहीं इसको अपनी टेरिटरी में, तो तुम वापस चले जाओ। तो ये क्या कहलाएगा वहाँ पे, पर्सोना नॉन ग्राटा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रिलेशंस खराब हो तभी ऐसा डिक्लेयर हो सकता है। बहुत बार क्या हो सकता है कि मान लो वो खुद ही आया और उसने खुद मतलब कि कुछ पर्सनल क्राइम कर दिया या कुछ मतलब मिसडिमीनर कर दिया, जिसकी वजह से अब कंट्री जो है बोलती है उस दूसरी कंट्री को जहाँ से कोई डिप्लोमेट आया है कि भाई नहीं यार, तुम किसी और डिप्लोमेट को भेजो, ये हमें पसंद नहीं। तो इसको हम क्या कर देंगे, पर्सोना नॉन ग्राटा, यानी कि उसको बैन करने के लिए, उसकी एंट्री को नहीं आने के लिए हम क्या बोलेंगे, ही इज़ एन अनएक्सेप्टेबल पर्सन। तो वहाँ पे हमारा रेलिवेंट हो जाता है पर्सोना नॉन ग्राटा का पूरा इंटायर कॉन्सेप्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडे, है ना। तो मेरे को लगता है कि आपको समझ आया होगा। और अगर आपको लगता है कि ठीक है, हमें व्हाट यू हैव, इफ़ यू हैव मोर सजेशंस एज टू व्हाट वी शुड ब्रिंग, राइट, अगर आपको लगता है कि यही पैटर्न हमें फॉलो करना चाहिए लीगल मैगजीन्स के लिए, देन यू कैन टेल अस इन द कमेंट्स एंड यू कैन कॉन्टैक्ट अस, राइट, इन 8587875662। तो दिस इज आवर कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट either on this or whatever is provided in the description link for more guidance. So keep practicing. That's it for today.